हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज को जो कई सारे एग्जाम्स के पार्ट बनते रहे हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर उसी तरह के सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल अपने आप में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, वित्त आयोग जिसको फिनांस कमीशन कहते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो कौन करते हैं, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, कहेंगे सर फिनांस कमीशन जो इंडिया का होता है उसको अपॉइंट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चूंकि फिनांस कमीशन के बारे में बात हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा इनके बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। अगर हम लोग फिनांस कमीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कहेंगे सर इसमें एक होते हैं चेयरमैन। क्या होते हैं, कहेंगे सर इसमें एक चेयरमैन आपको मिलेंगे और प्लस में कहेंगे सर 4 अदर मेंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कहेंगे सर 4 अदर मेंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको मेंबर्स की संख्या पूछी जाए तो याद रखना इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें एक चेयरमैन मिलते हैं और दूसरे कहेंगे सर 4 अदर मेंबर्स मिलते हैं, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये क्या है, कहेंगे सर फिनांस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ये क्या है, कहेंगे सर एक संवैधानिक निकाय है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहेंगे सर, इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें तो इसके गठन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि गठन जो होता है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो गठन जो है उसके लिए जो आर्टिकल यूज होगा इसमें वो कौन सी है, कहेंगे सर 280। कौन सी है, कहेंगे सर 280। ठीक है, तो आर्टिकल 280 कहीं पर आती है तो समझ जाना कि फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया के गठन के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल कितने साल का होता है, कहेंगे सर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना, कहेंगे सर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा कार्य पूछा जा सकता है कि कार्य क्या होता है फिनांस कमीशन का। तो कहेंगे सर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किसके बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहेंगे सर सेंटर एंड स्टेट के बीच में। सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, जो भी टैक्स कलेक्शन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में अगर बांटना तो कौन बांटेगा, कहेंगे सर फिनांस कमीशन जो होता है वही बांटता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एक लास्ट सवाल कि अभी जो फिनांस कमीशन चल रहा है वो कितनावां चल रहा है, तो कहेंगे सर 16वां चल रहा है। कितना, कहेंगे सर 16वां चल रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पेपर पर सवाल बनाए जाएंगे तो इतने तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे सवाल सेट किए हैं, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि मतलब पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री आंसर, राष्ट्रपति आंसर, फलाना ढिमकाना आंसर, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं ऐसा नहीं कराने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही तरीके से। इसीलिए जब भी आप मेरे वीडियो को देखने बैठते हैं पेपर पेन लेके बैठिए। कुछ कुछ चीज़ें नोट करने वाली होंगी तो आप उसे नोट करते चलिए। अगर आप सिर्फ सवालों को ही देखना शुरू करोगे उससे ही आपकी पॉलिटी बहुत हद तक सुधर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लेक्चर आपको अटेंड करने की ज़रूरत, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सवालों को देखिए, सवालों से ही बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने लगेगी। लेक्चर अटेंड करते जहाँ से आप वहाँ से करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं कराऊंगा तो उसमें आप मेरे हिसाब से कर लेना। ठीक है, बस अभी के लिए इस तरह से चीज़ों का नोट डाउन करते चलिएगा, चीज़ों को लिंक करते चलिएगा और याद करते चलिएगा चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे फैक्चुअल जानकारी मैं दे रहा हूँ तो आप उसको याद करोगे तो उससे क्या होगा, कहेंगे सर पेपर पर अधिक से अधिक जो क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं वो कर पाओगे। ठीक है, आप इसी सवाल को देखोगे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे तो कितने सारे पॉइंट्स निकल गए कि सर एक चेयरमैन होता है फिनांस कमीशन में, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गठन जो होता है आर्टिकल 280 में। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कहीं ना कहीं उसके आर्टिकल्स होंगे, तो 280 वाली आर्टिकल जो है आपको वो देखना पड़ेगा। कार्यकाल कितने साल का है, तो 5 साल का है। काम क्या होता है, तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। 16वां अभी कमीशन चल रहा है, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए बॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा गया। बाय होम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन हैं, पहला राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर महान्यायवादी के द्वारा जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इतनी सी बात।
एक्स्ट्रा चीज जो पूछी जाएगी अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपसे आर्टिकल पूछी जा सकती है, बताइए किस आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हो। तो आर्टिकल कितना कहेंगे सर 75 के तहत, कितना कहेंगे सर 75 के तहत पीएम को और प्लस में जो अदर जो हम लोग बात करते हैं मंत्रिमंडल है ना, पीएम प्लस मंत्रिमंडल, तो इसका अपॉइंटमेंट जो करेंगे वो कौन करेंगे कहेंगे सर राष्ट्रपति करेंगे। और आर्टिकल जो यूज होगी इसमें 75 आर्टिकल है। तो इतनी सी बात है, ठीक है, जिसको आपको याद रखनी है। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, अगला सवाल ये वाली है, संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है हमारे यहाँ पर, तो उसमें वास्तविक कार्यपालिका जिसको रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स कहते हैं वो किसके अधीन होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या राष्ट्रपति इंजॉय करते हैं उन सारे पावर्स को, क्या प्रधानमंत्री इंजॉय करते हैं, क्या फिर लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को, या फिर वित्त मंत्री फिनांस मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कहेंगे सर, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो रियल पावर होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, रियल एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो कौन इंजॉय करता है कहेंगे सर, ये इंजॉय करते हैं प्रधानमंत्री, पीएम करते हैं। लेकिन किसके नाम पर करते हैं कहेंगे सर, राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। यानी ये नाम मात्र के, मतलब हम लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना, नाम मात्र के। जैसे घर में दादाजी होते हैं लेकिन सारे डिसीजंस कौन लेते हैं कहेंगे सर, पिताजी लेते हैं। लेकिन जो भी बाहर से कार्ड आएंगे कुछ भी होंगे तो दादाजी के नाम पर ही आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है बॉस, है ना, कि क्या है कहेंगे सर, राष्ट्रपति नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो कौन करते हैं कहेंगे सर, पीएम करते हैं। तो रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन यूज करते हैं कहेंगे सर, पीएम ही करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कहेंगे सर, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, हु एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स जो भी होता है उस पर कौन सलाह देते हैं भारत सरकार को। वैसे मैंने इस सवाल को जो पिछला वीडियो है उसमें मतलब इसको दिखा दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर लिखिए अगर आप इस सवाल का आंसर जानते हैं तो, कि भारत सरकार को अगर एडवाइस करना होता है लीगल मैटर पर तो कौन करते हैं। क्या सॉलिसिटर जनरल करते हैं, क्या अटॉर्नी जनरल करते हैं, क्या विधि आयोग करती है, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते, तो कौन करते हैं, ये थोड़ा सा आप कमेंट में लिखना है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। अगर आप रेंट वर्क में रहते हो, मतलब रेंट पर रहते हो, तो रेंट वर्क हुआ, तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप लिखिएगा इसके बारे में, सारी चीज़ें डिस्कस करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वो किसे सौंपता है, ये आपसे पूछा गया है कि टू हुम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो सबमिट करते हैं अपने रेजिग्नेशन को। आपका ऑप्शन है, अच्छा ये लोकसभा होना चाहिए था, लोक लिखा गया, ठीक है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। तो इसका आंसर क्या होगा बॉस कहेंगे सर, अगर लोकसभा अपना रेजिग्नेशन सौंप रहे हैं, ठीक है, तो किसको सौंपेंगे कहेंगे सर, डिप्टी स्पीकर को सौंपेंगे, है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। और ये कौन होते हैं कहेंगे सर, ये सेकेंड हाईएस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो सेकेंड हाईएस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर, ये जो होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल याद रखना कितना कहेंगे सर, 93, कितना कहेंगे सर 93। और ये हाउस के ही मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ हाउस होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि मेंबर ऑफ हाउस जो होता है उसी को क्या किया जाता है कहेंगे सर, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 93 के तहत इलेक्ट किया जाता है। तो इतनी सी बात आपको क्या करनी है कहेंगे सर, इसमें याद रखनी है इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, अगला सवाल ये वाली है, सवाल है राज्यसभा की अधिकतम जो निर्धारित संख्या होती है वो कितनी है। यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, ये आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन है 230 होती है, क्या 350 होती है, क्या 250 होती है, या फिर
245 होती, तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी होगा 250। कितना? कहेंगे सर 250 इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछी जाती है नई संसद में, किसमें? कहेंगे सर नई संसद में राज्यसभा मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा? कहेंगे सर 384। कितना? कहेंगे सर 384। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, हो सकता है कि कहीं पर से सवाल बना दे, क्योंकि पुराना वाला तो सबको पता है, लेकिन नया वाला हो सकता है सवाल बना दे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ सेशंस जो हैं एक साल के अंदर में लोकसभा के, वो कितने बुलाए जाते हैं, ये आपसे पूछी गई। आपका ऑप्शन हैं 2, ऑप्शन 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी होगा सही। टोटल कितने बुलाए जा सकते हैं? तो कहेंगे सर 3 बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है भारत की संघीय शासन प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ये आपसे पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो किस देश के संविधान से क्या है? कहेंगे सर इंस्पायर्ड है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी क्या है? कहेंगे सर आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा कनाडा से। कहाँ से? कहेंगे सर कनाडा से, कि फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ पर है। क्या कहेंगे सर? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम या फेडरल सिस्टम, वो कहाँ से है? कहेंगे सर कनाडा से। और फेडरल सिस्टम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कहेंगे सर सेंटर स्ट्रांग होता है। क्या? तो सेंटर स्ट्रांग, ये सिस्टम हमारे पर यहाँ पर है। ठीक है, और राज्य को कितनी पावर मिली है? कहेंगे सर थोड़े से कम पावर्स दिए गए हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर डिवीजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कहेंगे सर पावर डिवीजन देखने को मिलता है ना। अब चूंकि पावर डिवीजन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कौन पावर कौन इंजॉय करेगा, इसका बारे में लिखा होना चाहिए बॉस। कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर लिस्ट बनाया जाएगा। क्या होगा? कहेंगे सर लिस्ट बनाया जाएगा, पावर्स का लिस्ट, है ना। और पावर के लिस्ट के हिसाब से 3 लिस्ट बनते हैं। कितने लिस्ट? कहेंगे 3 लिस्ट। जो पहला लिस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर यूनियन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे सर यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघीय सूची। क्या कहते हैं? संघीय सूची। ठीक है, दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर स्टेट लिस्ट, यानी वो सारे सब्जेक्ट जिस पर स्टेट कानून बनाएगा, है ना। तो स्टेट लिस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा होता है विच इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसको क्या कहेंगे? कहेंगे सर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो ये कहते हैं। अच्छा, इसमें टोटल कितने कितने सब्जेक्ट है ये आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए संघीय सूची में कितने लिस्ट हैं। ठीक है, तो अगर टोटल लिस्ट की बात करें, टोटल सब्जेक्ट की बात करें संघीय सूची में, तो आपको 100 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कहेंगे 100। क्या ओरिजिनली थे? कहेंगे बिल्कुल नहीं थे। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट्स इसमें कितने हुआ करते थे? कहेंगे सर 97 ही हुआ करते थे, बाकी अमेंडमेंट करके बढ़ाए गए हैं। तो इतनी सी बात आपको याद भी रखनी है बॉस। ठीक है, इसके अलावा कहेंगे सर अगर हम लोग राज्य सूची की बात करें तो इसमें टोटल सब्जेक्ट कितना हुआ करते हैं? कहेंगे सर इसमें 61 हुआ करते हैं। ओरिजिनल में कितना है इसमें, या ओरिजिनली कितना हुआ करता था सब्जेक्ट इसमें? तो कहेंगे सर इसमें 66 हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 घट गए। क्या हुए? कहेंगे सर 5 घट गए। ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू घटे हैं। तो इतनी सी बात है। इसके अलावा अगर समवर्ती सूची आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं अभी आज के डेट में, तो कहेंगे सर 52 हैं। कितने हैं? कहेंगे 52। ओरिजिनली कितने हुआ करते थे इसमें? कहेंगे सर इसमें हुआ करते थे 47। कितना? कहेंगे सर 47। तो आप इसमें देख सकते हो कि समवर्ती सूची में जो भी हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं उसकी संख्या बढ़ी है। क्या हुई है? कहेंगे सर बढ़ी है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि 5 इसमें बढ़े हैं और इसमें 5 घटे हैं, बाकी इसमें 3 बढ़े हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं किस अनुसूची में लिखा हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किस में लिखा हुआ? कहेंगे सर 7वीं अनुसूची। कौन सी? कहेंगे सर 7वीं अनुसूची। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए कवर। आप चाहें तो याद कर सकते हो, लिख सकते हो, और बार बार देखोगे वीडियो को तो याद होने लगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर ब्रिटेन से क्या लिया गया ये पूछा जाए तो हम लोग
क्या लिए हैं इसे कहेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लिया हमने, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गई, है ना, तो ये सारे ब्रिटेन से लिए हुए हमारे पर, ठीक है। जर्मनी से क्या है कहेंगे सर, इमरजेंसी का प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया हुआ कहेंगे सर, जर्मनी से लिया हुआ है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी आयरलैंड वगैरह से क्या लिया हुआ है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से खोजने की कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अच्छा सर जर्मनी से ये भी लिया हुआ है, आयरलैंड से ये भी लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिपीट मारोगे तो धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, अगला सवाल ये वाली है। सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए अगर राज्य में क्या होती है कहेंगे सर, राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो किसके सलाह पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की सलाह से, ऑप्शन बी राज्यपाल की सलाह से, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसके सलाह पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कहेंगे सर, ऑप्शन बी जो होगा, क्या कहेंगे सर, राज्यपाल यानी जो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के, उसके सलाह पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं कहेंगे सर, प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ कर चलनी है, ठीक है। और अगर ये इम्पोज होती है किसी स्टेट में तो क्या होती है कहेंगे सर, इसका मतलब जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्या बात कर रहे हैं कहेंगे सर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कहेंगे सर, उसको हटा दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है ना। सस्पेंड बोलिए या डिजॉल्व बोलिए, जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है वहाँ से। अच्छा, आपसे पूछी जाती है, मान के चलिए इसमें कि अगर ये चीज़ें हो रही, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तो बताइए किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा। तो कौन सी बोलेंगे आर्टिकल कहेंगे सर, 356। इस आर्टिकल के तहत क्या होता है कहेंगे सर, प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जाता है। तो इतनी सी बात है जिसको आपको याद रखनी है। और ये एक तरह का क्या है, प्रेसिडेंट रूल कहेंगे सर, ये एक तरह का इमरजेंसी पावर है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो हट जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है कहेंगे सर, एक तरह का इमरजेंसी पावर होता है, इमरजेंसी पावर होती है ना, किसकी कहेंगे सर, राष्ट्रपति की, ठीक है। अगर इमरजेंसी पावर यूज हो रहा है तो कितने तरह के इमरजेंसी पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास में कहेंगे सर, टोटल 3 होते हैं। कौन कौन कहेंगे सर, एक नेशनल इमरजेंसी वाली, दूसरी स्टेट इमरजेंसी वाली विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा कहेंगे सर फिनेंशियल इमरजेंसी वाली, जिसको हम लोग आर्थिक आपातकाल कहते हैं, है ना। अगर आपसे आर्टिकल पूछी जाती है तो नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन है कहेंगे सर, नेशनल इमरजेंसी के लिए जो लगाया जाएगा वो आर्टिकल 352 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्टेट इमरजेंसी, उसके लिए कौन सी आर्टिकल है, तो कहेंगे सर मैंने अभी बताया कि 356, तो ये वाली है। अगर आपसे पूछी जाती कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा रही है तो कौन सी आर्टिकल यूज होगी, कहेंगे सर 360 यूज होगी। कौन कहेंगे 360। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान के चलिए स्टेट इमरजेंसी लग रही है ना, राजपातकाल लग रहा है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सस्पेंड हो रही है, तो किस ग्राउंड के बेसिस पर राष्ट्रपति जो हैं वो मतलब इस चीज़ को इम्पोज करेंगे, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करेंगे। क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तो चाहेगी नहीं बॉस कि वो पावर से हट जाए, कहेंगे बिल्कुल सर। तो किस ग्राउंड के बेसिस पर ये चीज़ करी जाती है जस्टिफाई करने के लिए, तो कहेंगे सर ये करी जाती है बेसिकली कई सारी चीज़ें, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो इसके कारण लगाई जा सकती है। या फिर कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। तो ये सारी जो चीज़ें अगर चल रही है तभी क्या होता है कहेंगे सर, तभी वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी जो होता है वो घोषित किया जाता है। और किसके सलाह पर किया जाता है कहेंगे सर, उस जगह की या उस स्टेट की जो राज्यपाल होंगे तो उनके बिहाफ पर, या जब वो हम लोग कहेंगे कि सर वो जब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तब क्या होता है कहेंगे सर, तब ये चीज़ें लगाई जाती है। तो इतनी सी बात। लेकिन लगाने के लिए ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने बस क्या कर दिया कहेंगे सर, बस अपना रिकमेंडेशन दे दिया, अपना एडवाइस दे दिया कि नहीं लगा दो, तो ऐसे नहीं लगा दिया जाएगा। लगने के बाद में क्या होता है, या जो प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा कहेंगे सर, इसके लिए मोशन मतलब लाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर अप्रूव किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखनी है। तो अप्रूव किया जाएगा कहाँ से कहेंगे सर, अप्रूव किया जाता है लोकसभा से, एंड कहाँ से कहेंगे सर, राज्यसभा से, राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ से अप्रूव किया जाएगा।
कितना दिन के अंदर में अप्रूव किया जाएगा, तो कहेंगे सर अप्रूव किया जाता है बेसिकली 2 मंथ, है ना, 2 महीने या 60 डे आप कह सकते हो, तो 2 मंथ आप इसे बोलो, 2 मंथ। ठीक है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जो अप्रूव होगा वो किससे होगा, कहेंगे सर सिंपल मेजोरिटी से होगा। किससे, कहेंगे सर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव किया जाता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कल के दिन में, क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नहीं चाहिए, किससे चाहिए, कहेंगे सर सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, उसी से प्रेसिडेंट रूल जो होगी वो लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट रूल कितना दिन तक रहेगा, कहेंगे सर 6 माह तक। कितना, कहेंगे सर 6 माह तक। बढ़ के कितना तक लगाया जा सकता है, कहेंगे सर बढ़ के लगाया जा सकता है 3 साल तक, लेकिन ये कंडीशनल होता है। ये क्या है, कहेंगे सर 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशनल है, यानी कुछ कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि जो होती है वो क्या होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इंडिया के, तो उनका टेन्योर जो होता है, उनका टर्म जो होता है ऑफिस का, वो कितना दिन तक होता है। आपके ऑप्शंस हैं 5 साल या 62 ईयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन बी 6 साल या फिर 65 ईयर्स की जो होती है आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। 3 साल या फिर 65 ईयर्स जो होती है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, या फिर कहेंगे सर 6 साल या फिर 62 ईयर्स जो होती है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 6 साल या फिर 65 ईयर जो होती है, जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके हिसाब से क्या होगी, उनकी टेन्योर डिसाइड होती है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल बन सकता है, बताइए कौन अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करेंगे, तो कहेंगे सर प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, कहेंगे प्रेसिडेंट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी होती है, वहाँ से ये चुनकर कमिश्नर जो होते हैं कहाँ से आते हैं, कहेंगे सर एक सिलेक्शन कमेटी होती है। क्या बात कर रहे हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होगी। तो वहाँ से चुनकर लाए जाते हैं, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इस सिलेक्शन कमेटी में, इस सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, सॉरी, इस सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, इसमें कौन लोग होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे पीएम, इसमें देखने को मिलेंगे एलओपी। एलओपी का मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो रहेंगे इसमें। और तीसरे जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो कौन देखने को मिलेंगे, कहेंगे सर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कहेंगे सर चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी में ये 3 लोग होते हैं। ठीक है। अपॉइंट कौन करेंगे, कहेंगे सर जो भी नाम लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है, फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रिमूवल के बारे में पूछा जा सकता है इनके, है ना, कि रिमूवल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। रिमूवल प्रोसेस यानी हटाने का जो प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको, तो कैसे हटाए जाएंगे, तो कहेंगे सर ये हटाए जाएंगे बेसिकली पार्लियामेंट से। किससे, कहेंगे सर पार्लियामेंट जो होती है ये वहाँ से हटाए जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है बॉस, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के तहत ही हटाए जाते हैं। लेकिन याद रखना कि इम्पीचमेंट शब्द जो है वो इनके लिए यूज नहीं होता है, प्रोसेस यूज होता है, लेकिन जो शब्द है कि महाभियोग चलाया जाएगा तो ये यूज नहीं होता। ये केवल और केवल ये शब्द जो है इम्पीचमेंट, ये रिजर्व है किसके लिए, कहेंगे सर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा जो आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं इनका काम क्या होता है ना, कार्य। तो कार्य क्या होता है, कहेंगे सर फेयर इलेक्शन कराना। फेयर इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जितने भी होते हैं सबका क्या होता है, कहेंगे सर फेयर इलेक्शन कराने का जिम्मा इन्हीं के ऊपर में होता है। और ये जो कार्य के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है वो कहाँ पर है, कहेंगे सर आर्टिकल आप देखोगे तो 324 मिलेगा, 324।
तो उसके तहत ये फेयर इलेक्शन कराने का जो काम होता है वो किनके पास में होता है? कहेंगे सर ये बेसिकली मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।